वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सक्सेस डिकोडर में। तो इसके पहले दोस्तों हमने स्टोक्स लॉ के बारे में जाना। दूसरी बात हमने ये पता की कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। वन बाय वन हम कनेक्टिंग लिंक के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये पता चलता जा रहा है कि जो हमारा लिक्विड होता है उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसी क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे कि केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ससंजक बल और असंजक बल मीन्स कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देन हम सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं। देखिए, इस क्रम में पढ़ना दोस्तों इसलिए ज़रूरी था कि अगर मैं पहले आपको सरफेस टेंशन पढ़ा देता तो आपके दिमाग में कई प्रकार की कन्फ्यूज़न रहती कि स्टोक्स लॉ क्या होता है या ससंजक बल क्या होता है। इसलिए जिस हिसाब से मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में एकदम से बैठता जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक जो मैंने इसमें कवर किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए आज हम इसके पहले टॉपिक कैपिलरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं केशिकत्व की या कैपिलरी की। तो कैपिलरी मतलब होता क्या है? सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा केशिकत्व है, ये जो हमारा केशिकत्व है ये गुण होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है? देखिए, ये होती है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना, द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केशिकत्व। अब आपके सामने एक प्रश्न ये आता है कि ये जो केशनली होती है, ये केशनली क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, केशनली कुछ नहीं होती है, एक पतली सी नली होती है आपकी। ये लंबी सी और पतली सी नली होती है जिसकी रेडियस बहुत कम होती है। देखिए, एक यूनिफॉर्म ट्यूब होती है इस तरीके से, इसकी जो रेडियस होती है कम होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब इसको हम द्रव में डुबाते हैं, द्रव में डुबाते हैं तो दो काम होगा, तो दो चीज़ होगी। क्या क्या होगी? या तो द्रव ऊपर चढ़ेगा या तो द्रव नीचे उतरेगा। तो ये होती है हमारी कैपिलरी, इसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ये होती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। तो दोस्तों देखिए, द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा, ठीक है, इसके बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि इसका रेफरेंस क्या है, क्यों ऊपर चढ़ेगा और क्यों नीचे उतरेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको केश नली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पूछा जाता है दोस्तों इसकी रेडियस और हाइट के रिलेशन में। तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा कि द्रव ऊपर कब चढ़ेगा और कब नीचे उतरेगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो नली होती है, नली जितनी पतली होगी, जितनी पतली होगी, द्रव उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा, उतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा। देखिए, अब यहीं से आपका खुद ब खुद एक रिलेशन आ जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो रेडियस है वो मिनिमम होगी तो जो हमारा h है वो मैक्सिमम होगा।
मतलब यहाँ पे हमारा आ गया, अगर हम देखें यहाँ से रिलेशन आप खुद निकाल सकते हैं, और वो हो जाता है H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, या H इंटू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखिए हमारा दोस्तों ये रिलेशन आ जाता है हाइट और रेडियस का, H इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि अगर H हमारा अधिक है तो रेडियस हमारी कम होगी, और अगर रेडियस अधिक है तो हाइट कम होगा। तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर किसी नली की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पानी ट्यूब में कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आप और जब डिराइव करेंगे तो वो आपका आ जाएगा H1R1 इज इक्वल टू H2R2। अब आप इस फार्मूले से जो भी क्वेश्चन देगा आप उसको लगा सकते हैं। इसमें से आपका 3 क्वांटिटी दे देता है और एक अननोन पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था हमारा रिलेशन रेडियस और हाइट का कैपिलरी ट्यूब के लिए। अब हम जो प्रीवियस आपको बताए हैं अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कब द्रव ऊपर चढ़ेगा और कब द्रव जो है या लिक्विड नीचे उतरेगा। तो अब चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें केस क्या आता है कि जो द्रव या जो लिक्विड शीशे को भिगो देगा, शीशा कहना यहाँ पर उचित नहीं होगा, तो आप शीशा ना कह के आप कहिए नली। जो द्रव केश नली को भिगो देगा वो ऊपर चढ़ेगा, और वैसी वर्षा हो जाता है दोस्तों। जो द्रव केश नली को नहीं भिगो पाएगा वो केश नली में नीचे उतर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा ये 2 केस था, एक ये और एक ये। देखिए यहाँ पे भिगाने वाली बात हो रही है और यहाँ पर नहीं भिगाने वाली बात हो रही है। अब इसका कंसेप्ट कैसे आएगा? तो देखिए दोस्तों इसका कंसेप्ट अब मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असंजक बल और ससंजक बल। जब आपका असंजक और ससंजक बल क्लियर हो जाएगा तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो द्रव होता है वो केश नली में ऊपर चढ़ेगा और कौन सा नीचे। तो चलिए अब इसी रेफरेंस में हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे ससंजक बल की कि क्या चीज़ होती है, ये किस टाइप का फोर्स होता है। तो देखिए अगर कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ किससे बनता है दोस्तों? ये बनता है अणुओं से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है, अणुओं से बनता है, ठीक है। अब यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है ससंजक बल का, और वो ये होता है कि समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। तो देखिए इसका अगर आप एग्जाम्पल सोचिए तो जैसे मान लीजिए कि हम बात कर लेते हैं पानी की, जल। तो अगर ये जल के अणु हैं, ये दूर हम अणु कुछ बना दे रहे हैं इस तरीके से,
ये जल के अणु हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, कुछ इस तरीके से एक फोर्स लगता है जो आपस में इनको एक दूसरे से बांधे रखता है या आकर्षित करता है। इस तरीके से। तो ये जो फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसी फोर्स को हम ससंजक बल कहते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जितने भी मतलब अणु हैं, ये सारे जल के अणु हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। अब हम बात करेंगे एडहेसिव फोर्स की, जिसको हम कहते हैं असंजक बल। तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा कि कौन सा जो द्रव है केश नली को भिगोएगा और कौन सा नहीं भिगोएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं असंजक बल की। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा एडहेसिव फोर्स होता है, देखिए एडहेसिव मतलब होता क्या है। अगर आप एडहेसिव की मीनिंग निकालेंगे, होता है चिपकना। ठीक है, तो देखिए भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, अणुओं के मध्य लगने वाला बल असंजक बल होता है। असंजक होता है। अब आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ले लीजिए। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं पानी, दूसरा ले लेते हैं सीसा, दूसरा ले लेते हैं हम सीसा। अब इनके बीच में जो बल लगेगा दोस्तों, वो लगेगा असंजक बल। अब यहां से आपका कंसेप्ट आता है कि केश नली को कौन सा बल बाइंड करेगा और कौन सा द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा और कौन सा द्रव केश नली में नीचे आएगा। तो चलिए उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं और आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं सब समाप्त हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा असंजक बल देखिए, जब असंजक बल ज़्यादा होगा, जब असंजक बल ये हमारा ज़्यादा होगा, तो होगा क्या, द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा, और देखिए जब असंजक बल का जो मान है या असंजक बल की जो वैल्यू है, अगर ये कम होगी, उस केस में क्या होगा, द्रव केश नली में नीचे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये कंसेप्ट था। सबसे पहले तो आपको ये समझना था कि केश नली में ऊपर कौन जाएगा, तो इसका उत्तर था कि जो द्रव केश नली को भिगो देगा। अब दूसरी बात ये थी कि कौन सा द्रव केश नली को भिगोएगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो कंडीशन के लिए मैंने आपको ससंजक बल और असंजक बल के बारे में बताया। तो देखिए, असंजक बल क्या होता है, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में लगता है। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि जो केश नली है और उसमें जो द्रव है, केश नली और द्रव दोनों के जो अणु हैं वो अलग अलग हैं। अगर उनके बीच में असंजक बल का मान अधिक होगा तो केश नली भीगने लगेगी और जो द्रव है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। और अगर हम बात करें कि असंजक बल का मान कम है, तो उस केस में क्या होता है दोस्त कि हमारा जो द्रव है केश नली में
नीचे जाने लगता है। अब हम केस नली के एप्लीकेशंस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि उसका क्या क्या उदाहरण पूछा जाता है। तो देखिए, उदाहरण याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि रेलवे डायरेक्टली उदाहरण से पूछ लेता है। तो अब जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ वो सारे के सारे उदाहरण या एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उसको ध्यान से समझिए और उसको आप याद कर लीजिए। जैसे एक पूछता है जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, स्याही को सोख लेता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारा ब्लॉटिंग पेपर है, अगर उसका हम रफ डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए कि अगर ये एक पेपर है तो इसमें इस तरीके से छोटी छोटी केस नलियाँ होती हैं, और जब इनको हम इंक में डुबाते हैं, स्याही में डुबाते हैं, तो स्याही इसके ऊपर धीरे धीरे अंदर समाने लगती है और हमको लगता है कि स्याही सोख रही है। और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा कैपिलरी एक्शन के कारण होता है। देखिए, अगला एग्जाम्पल क्या पूछता है, अगला उदाहरण पूछता है इसका कि लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, ये भी जो है कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। जो हमारी लालटेन की बत्ती होती है, देखिए एक कुछ इस तरीके से बत्ती होती है और ये जो होती है नीचे एक चैम्बर होता है जिसमें तेल भरा होता है, और इस बत्ती में भी इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और जो छिद्र होते हैं, देखिए ये जो पोर्स हैं, या इनको आप कह लीजिए जो छिद्र हैं, ये केस नली का कार्य करते हैं और इसी के कारण इसमें तेल अपवर्ड डायरेक्शन में चढ़ने लगता है, क्योंकि इनका जो असंजक बल होता है वो ज़्यादा होता है। एक तीसरा उदाहरण पूछता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये भी बड़ा फेमस उदाहरण है दोस्तों। इसमें ये होता है कि वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों, जब बारिश होती है और ये जो हमारा खेत है, ये खेत है, इस तरीके से हमारा खेत है, जब इस पर पानी गिरता है तो खेत के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि एक प्रकार की केस नली का काम करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जो ये पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर, ये जो पोर्स होते हैं या ये जो छिद्र होते हैं, ये केस नली की तरफ कार्य करते हैं, केस नली की तरह कार्य करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम जुताई कर देते हैं तो ये केस नलियाँ टूट जाती हैं, और जब टूट जाती हैं तो जो हमारी नमी रहती है, नमी मिट्टी में कायम रहती है, मिट्टी में कायम रहती है। तो उससे किसानों को लगभग जल्दी जल्दी पानी खेतों में नहीं डालना पड़ता है और खेतों में नमी बरकरार रहने से फसल की पैदावार अच्छी हो जाती है। और ऐसा होता किस लिए है? तो ये भी केस नली के कारण ही होता है, कैपिलरी एक्शन के कारण ही होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और ये सब फेमस एग्जाम्पल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर जहाँ भी केसिकत्व की बात होती है तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल रेलवे बार बार उनको रिपीट करता है। इसके अलावा भी अगर कुछ एग्जाम्पल पूछता है तो अब आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी है कि आप खुद सोच सकते हैं कि वहाँ पे कैपिलरी एक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब इसी के साथ हम आते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, फाइनली कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ससंजक बल के बारे में, तो वो थ्योरी आप अपने दिमाग में रखिए और हम पानी के अणु की ही बात कर लेते हैं। जल है, इसके अणु हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसके अणु हैं,
और इनके बीच में ससंजक बल काम करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था समान पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो ससंजक बल होता है। तो इस तरीके से काम करता है। देखिए अब होता क्या दोस्तों कि जो ये बीच वाला होता है, बीच वाला तो मान लीजिए कि संतुलित हो जाता है, लेकिन जो किनारे वाला जो अणु है उस पर दो तरफ से बल लग रहा है। और होता क्या है दोस्तों, बल लगते लगते यहाँ पर एक प्रकार से टेंशन, तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ये जो तनाव उत्पन्न होता है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव। ससंजक बल के कारण जब द्रव अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करता है तो होता क्या है, देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होगा, ससंजक बल लगेगा। ससंजक बल लगेगा, ससंजक बल क्या करेगा, इन पर तनाव डालेगा। ठीक है, तनाव डालेगा तो क्या होगा, द्रव अपना क्षेत्रफल कम करेगा, अपना क्षेत्रफल कम करेगा। ठीक है, और यही जो हमारी कंडीशन होती है इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए सारी थ्योरी को आप कोरिलेट करके चलिए। जब आप सारी थ्योरी को कोरिलेट करके चलेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। थ्योरी भी देखिए मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। जैसे कि मैं अभी आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा था। पहले नंबर पे ससंजक बल आया, इसने टेंशन डाला, टेंशन डालने से द्रव अपना एरिया कम कर रहा है, और जो द्रव एरिया कम कर रहा है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब आप सरफेस टेंशन के बारे में भी जान गए हैं। अब मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो बखूबी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे, क्यों और कैसे हो रहा है। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, ताप, जब इसको हम बढ़ाते हैं, जब हम ताप को बढ़ाते हैं सरफेस टेंशन हमारा कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट पूछे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है या घटाने पर क्या होता है, तो अब आपको पता चल चुका है। आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट मेरे दिमाग से स्किप हो रहा था, सडनली याद आ गया। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें उदाहरण आता है कि पतली सुई द्रव के सतह पर तैर जाती है। द्रव के सतह पर तैर जाती है, डूबती नहीं है। देखिए होता यह है दोस्तों कि अभी मैंने आपको बताया कि ससंजक बल के कारण जो द्रव होता है वो अपने क्षेत्रफल को कम करता है, और जो उसका अपर सरफेस होता है उस पर टेंशन फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर इस पर हम बहुत ही ध्यान से और धीरे से अगर एक पतली सी सुई को रखते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण इसका जो सरफेस होता है थोड़ा सा टाइट हो जाता है, जिस वजह से ये जो हमारी सुई होती है वो तैर जाती है, डूबती नहीं है। अगला इसमें देखिए क्या पूछता है कि साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग हम जब करते हैं। देखिए साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग करने से सरफेस टेंशन हमारा कम होता है। प्रयोग करने से पृष्ठ तनाव कम होता है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, तो गंदगी निकल जाएगी। जब हम कपड़े को धुलेंगे गंदगी निकल जाएगी और कपड़ा हमारा साफ हो जाएगा। प्लस कपड़ा साफ हो जाता है।
देखिए होता क्या है दोस्तों, जब आप डिटर्जेंट या सर्फ मिलाते हैं तो जब सरफेस टेंशन कम होता है तो हम कपड़े के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ज़्यादा अंदर तक जाके वो साबुन ज़्यादा अंदर तक जाता है और जब हम रगड़ते हैं तो अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो कपड़ा है वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाएगा। तीसरा उदाहरण इसमें क्या बोलता है, देखिए ये हमारा हो गया तीसरा उदाहरण। देखिए तीसरा उदाहरण हमारा इसमें पूछा जाता है कि साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। ये सब देखिए आप याद कर लीजिएगा, सीधे पूछा जाता है, बुलबुले बड़े बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया जो साबुन होता है ये क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो फिर हमारा जो एरिया वो एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। और जब एरिया एक्सपेंड होता है तो हमारे जो बुलबुले होते हैं वो बड़े बन जाते हैं। अब इसमें देखिए जो एक मतलब कि अक्सर पूछा जाता है और आप सभी लोगों को पता है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कि पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर के लार्वा मर जाते हैं, मच्छर के लार्वा मर जाते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये जो मिट्टी का तेल होता है, दोस्तों, ये क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। होता क्या है, लार्वा डूब जाते हैं, फिर क्या होता है, श्वसन नहीं कर पाते तो मर जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण होता है दोस्तों। और एक सबसे फेमस आजकल अक्सर पूछा जा रहा है, कहीं कहीं देखिए आजकल पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, कि पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश पृष्ठ तनाव के कारण जो शेविंग ब्रश होता है उसके बाल, शेविंग ब्रश के बाल चिपक जाते हैं। तो देखिए कभी कभी इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है। देखिए होता क्या है कि हमारा जो शेविंग ब्रश होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, जब तक कि हम उसको पानी में डुबाते नहीं हैं। और जब पानी में डुबा के उसको जब हम बाहर निकालते हैं दोस्तों, तो ब्रश कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब आप उसको पानी में डुबाते हैं तो जो पानी का ससंजक बल होता है, पानी का ससंजक बल ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी का ससंजक बल ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे कैसे इसमें घटना होती है। पहले नंबर पर होती है कि असंजक बल के कारण पानी ब्रश में चिपक जाता है,
ठीक है, पानी ब्रश में चिपक जाता है। फिर क्या होता है अगली घटना? अगली घटना होती है दोस्तों जो मैंने भी आपको बताई दूसरे नंबर पर, कि पानी का संसर्जक बल ज़्यादा होता है, जिस कारण से ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त को, लेकिन कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कहीं किसी मेरे भाई को कन्फ्यूज़न होती है या किसी दोस्त को कन्फ्यूज़न होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकता है। आपकी कन्फ्यूज़न या डाउट को ज़रूर दूर किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।